फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 27 इंडियन पॉलिटी, और ये हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा सिटीजनशिप का। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये लास्ट लेक्चर होगा सिटीजनशिप का। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस, एनआरआई का मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, और ओवरसीज सिटीजन क्या होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये सब बहुत बारीकी से इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग, चाहे एनआरआई हो, चाहे पीआईओ हो, चाहे ओसीआई हो, ये 3 मेजर कैटेगरीज, हु इज द पीपल फ्रॉम इंडिया गो एंड लिव अब्रॉड कैन बी कैटेगरी, यानी कि जो भारत का नागरिक जो बाहर गया और रह रहा है, यानी कि सिंपल टर्म में कहा है जिसको इंडियन डायस्पोरा भी कह सकते हो। जो इंडियन जो बाहर गए हैं उसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई। समझ गए ना? तो एक एक को देखना है हमें ठीक से। तो एनआरआई कौन है देखो, हाँ तो बिल्कुल सही बात है। एनआरआई का मतलब है नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब वो इंडियन डायस्पोरा है। इसका मतलब आर द पीपल ऑफ इंडियन बर्थ, बर्थ क्या है यानी कि इंडियन है, वो बर्थ इंडिया में हुआ, या फिर उनके जो डिसेंट है वो इंडियन रहे हैं, मतलब उनके पिताजी सब इंडियंस रहे हैं, बट अभी इंडिया में नहीं रहते हैं। अभी कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं? एनआरआई कहते हैं। सो सिंपल डेफिनेशन ना। एनआरआई का मतलब है कि जो इंडिया में जन्मे थे या फिर इंडिया में नहीं भी जन्मे थे, उसके फादर पक्का इंडिया में जन्मे थे, अभी वो आदमी भारत में नहीं रह रहा, अभी भारत से बाहर है, तो उसको हम एनआरआई कहते हैं, उसको हम इंडियन डायस्पोरा भी कहते हैं। तो नॉन रेसिडेंट, देखो नॉन रेसिडेंट वर्ड ही समझो ना, नॉन मतलब इंडियन है, नॉन रेसिडेंट मतलब भारत में नहीं रह रहा। जैसे हम लोग भारत में रह रहे हैं ना, तो हम लोग रेसिडेंट इंडियन हैं। क्या है? रेसिडेंट इंडियन है। और लोग भारत में नहीं रह रहे हैं तो क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन इज ए इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हु इज नॉट ए रेसिडेंट ऑफ, यानी कि वो भी क्या है? इंडियन ओरिजिन का ही पर्सन है, यानी कि इंडिया से ही बर्थ हुआ, इंडिया में ही बर्थ हुआ उसका, एट द सेम टाइम भारत का ही वो नागरिक है, मैं भारत में भी नहीं रहता है। पिछले क्लास में बात किए थे ना, यदि कोई इंडियन यदि बाहर 7 साल से अधिक रह ले तो उसका इंडियन सिटीजनशिप खो जाएगा। मैं क्या है कि जैसे मान लो कि अभी हम यहाँ पे हो सकता है हम 2 महीना के लिए बाहर चले जाए, तो स्टिल आई एम इंडियन, ठीक है, तो कुछ दिन के लिए हम एनआरआई बन जाएंगे वहाँ बाहर जाके। जानते हो ना कनाडा में शादी ब्याह होता है एनआरआई करके, लड़की के साथ कनाडा में बहुत ज़्यादा है, कनाडा में तो सॉरी जो पंजाब में, क्योंकि पंजाब का डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारा कनाडा से है। तो पंजाब में शादी ब्याह होता है, बोलता है लड़का क्या है? एनआरआई है। बताओ, एनआरआई एज अ क्वालिफिकेशन की तरह देखता है वहाँ पे। ये जैसे यहाँ पे हम लोग सोसाइटी में क्या बोलेंगे कि डॉक्टर बेटा क्या करता है? हाँ डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, आईपीएस है, नहीं। तो पंजाब में जो शादी होता है लड़का क्या करता है? एनआरआई है। तो क्यों देखो, क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पंजाब का बहुत अच्छा लीनिएज है कनाडा के साथ। यहाँ पे समझो, वहाँ पे सिख लोग बहुत, हमारे सिख भाई लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं कनाडा में, यहाँ पे समझोगे। thus in order to determine whether an individual is a non resident इंडियन और नॉट, यानी कि वो इंडियन है या नहीं है, यानी कि कोई हमारा इंडिविजुअल एनआरआई है या नहीं है, उसके लिए भी तो पैरामीटर होना चाहिए। तो पैरामीटर क्या है? इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन, ये सेक्शन डिसाइड करता है, सेक्शन 6 डिसाइड करता है कि वो एनआरआई है या नहीं है। कई लोग बोलेंगे एनआरआई है, रियल में वो एनआरआई है ही नहीं। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है, इसका जो सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन 6 है, वहाँ पे कुछ कंडीशन है, यदि उस कंडीशन को फुलफिल कर लेगा तो हम कहेंगे वो क्या है? एनआरआई है, यानी कि वो इंडियन ही है बट इंडिया में नहीं रह रहा है। तो क्या कंडीशन है वो बच्चे लोग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो भी कंडीशन बताने वाले हैं, हो सकता है कि इस कंडीशन में कुछ चेंजेस आया हो रिसेंट टाइम में, या हो सकता है आएगा भी, तो उसको जाके तुम लोग देख लोगे, करंट अफेयर साथ मैच कर लोगे आने वाले समय में। एन इंडिविजुअल को एनआरआई कहेंगे इफ़ ही इज़ नॉट ए रेसिडेंट इंडिया, जब भारत में नहीं रह रहा है और वो कहाँ तुम्हारा बाहर रह रहा है। इफ़ एन इंडिविजुअल इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ़ ही सेटिस्फाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन होगा? यानी कि इफ़ ही इज इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो ऊपर देखोगे बच्चे लोग क्या लिखा गया है, 2 कंडीशन है, ठीक से समझोगे तो। एन इंडिविजुअल इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, हाँ एक इंडिविजुअल को हम लोग कहेंगे कि रेसिडेंट है भारत का, ठीक है, समझ रहे हो ना? मैं फिर से पढ़ता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे ये जो डेट है ना, पीरियड है, कई बार कन्फ्यूजन भी लाता है। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी नॉन रेसिडेंट in India
इफ़ इज़ नॉट ए रेसिडेंट इन इंडिया, सही बात है, जो भारत में नहीं है अभी, करेक्ट, भारत में नहीं है वो। एन इंडिविजुअल इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ़ ही सेटिस्फाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि प्रीवियस ईयर में, यानी कि एक साल पहले उसको कितना दिन रहना पड़ता, कम से कम 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा। तो 182 डेज का मतलब क्या हुआ, एक साल का मतलब 365 दिन हुआ ना जी। 365 दिन में कम से कम उसको 182 डेज उसको रहना है या उससे अधिक रहना है, नंबर 1। इफ इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अब इसका मतलब क्या है कि एक साल लो, एक साल तक वो रहा, उससे पहले का देखो। जैसे हम लोग याद करो स्टूडेंट, हम लोग बात किए थे ना नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में कि एप्लीकेशन देने से पहले 1 साल आपको रहना पड़ेगा और 14 साल में 11 साल था, बस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया तो उसको 14 साल से रिलैक्स करके कितना साल कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा आसाम में बात फंस भी रहा था, जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। एनीवे यहाँ पे समझो, इफ़ इज इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, यानी कि भारत में 60 दिन तक रहा, या फिर मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हाँ, या उससे 60 दिन या 60 दिन से अधिक रहा, या फिर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग, यानी कि 4 साल में, हाँ, एक साल में इतना और 4 साल पहले 4 साल में कम से कम वो 365 दिन तक रहा है, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ये ईयर को छोड़ के, बैक का ईयर 4 साल में कम से कम वो लगभग 1 साल रहा हो और ये साल उसको रहना है, समझे ना, इस तरह कुछ। तो समझो ये कंडीशन, इफ़ ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर में, जैसे मान लो मैं इसको और सरल करता हूँ, हो सकता है कन्फ्यूजन हो, क्योंकि ये सब चीज़ को डेलिकेट समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक कैटेगराइजेशन हो रहा है एनआरआई सबका। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, डेट वाइज। जैसे अभी क्या हो रहा है, 2024 चल रहा है, 2024 है, तो हम एनआरआई है या नहीं है, तो वो तो इनकम टैक्स एक्ट से पता चलेगा, चलो उसका सेक्शन से पता चलेगा। उसमें क्लॉज क्या है कि चलो एक साल, जो ये साल जो रहे हैं उसमें 60 दिन से अधिक, ये प्रीवियस ईयर मतलब यानी कि 2023 में, हाँ 2023 में 60 दिन या 60 दिन से अधिक, ठीक है। और उससे पहले 4 साल में कम से कम 365 दिन से अधिक, 2018 से लेकर 22 हाँ, के बीच। ठीक है। एक ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो मेरा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्या है 2023 में कम से कम हमको 182 डेज रहना है, और है ना वहाँ पे, और मतलब क्या किसी भी कंडीशन को फुलफिल कर लो, तो यानी कि 2023 में हम 182 दिन रहे हैं तो हम एनआरआई हैं, या उससे ज़्यादा रहे तो हम एनआरआई नहीं। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि 2023 में 60 दिन या 60 दिन से अधिक रहें, और उससे पहले एंड है वो भी होना चाहिए, उससे पहले जो कितना साल है, 4 साल में कम से कम 365 प्लस डेज हम रहे हैं। देख रहे हो ना, ये यदि नहीं समझोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन होना चाहिए, तब तुम एनआरआई कहलाओगे। तो टाइम ज़्यादा लग गया उसको समझाने में। एनीवे, तो खत्म हो गया एनआरआई, समझ गए ना, एनआरआई हो गया। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, देखो, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड वाज अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड इश्यूड टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हेल्ड ए पासपोर्ट इन अ कंट्री अदर देन बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब क्या है, ए पर्सन ऑफ इंडियन, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड उसी को मिलेगा, उसी पर्सन को मिलेगा, उसी इंडियंस को मिलेगा। सबसे पहले तो इंडियन ओरिजिन होना चाहिए वो आदमी, मगर उसके पास जो पासपोर्ट होना चाहिए वो बांग्लादेश का नहीं होना चाहिए, वो चाइना का नहीं होना चाहिए, वो अफगानिस्तान का नहीं होना चाहिए, वो ईरान का नहीं होना चाहिए, वो भूटान का नहीं होना चाहिए, वो नेपाल का नहीं होना चाहिए, वो पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, वो श्रीलंका का नहीं होना चाहिए। ये कंट्री छोड़ के यदि किसी दूसरे कंट्री का पासपोर्ट है तो उसको PIO कार्ड मिलेगा, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का उसको स्टेटस मिलेगा। मैं कोई श्रीलंका से है, मान लो, समझे, कोई श्रीलंका से है और वो बोल रहा है कि हमको PIO वाला कार्ड दो, तो उसको नहीं मिलेगा कि वो श्रीलंका का वो पासपोर्ट रख रहा है। पासपोर्ट US का हो, कनाडा का हो, तो उसको मिल जाएगा। अच्छा, ये प्रोग्राम, अच्छा कहोगे सर ये क्या है, ये सब क्यों आया ये? क्योंकि जो विदेश का आदमी वो लगातार प्रेशर सरकार के ऊपर बना रहा था कि हमको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। अब इंडिया में तो सिटीजनशिप ऐसे मिलेगा नहीं, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप तो इंडिया अलाउ ही नहीं करता है। तो बीच का रास्ता है ये, तुम इंडिया के साथ कनेक्टेड भी फील करोगे, एट द सेम टाइम सिंगल सिटीजनशिप भी मेंटेन रहेगा। तुम रहो कनाडा का, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हो ना हम। इसलिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड प्रोग्राम केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द ईयर 2002, ये 2002 से लागू हुआ है, समझे।
अभी देखो, अभी इसका स्टेटस क्या है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कार्ड है, अभी OCI भी पढ़ने वाले हो ना अभी कुछ देर में, जो OCI का जो कार्ड है और जो PIO का कार्ड है, मोदी जी ने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया। कारण क्या है कि भाई अब दो पैरेलल स्कीम चल रहा था, PIO वाला कार्ड एक स्कीम चल रहा था और OCI वाला एक कार्ड स्कीम चल रहा था। तो इंडियंस लोग कंफ्यूज थे, बाहर जो रहे वो कंफ्यूज थे कि भाई इसमें भरे कि इसमें भरे। तो मोदी जी ने क्या किया, इस चीज़ को मर्ज किया, बोला कि जो OCI का जो नियम है वो नियम PIO के ऊपर भी होगा, इसलिए मर्ज कर दिया गया दोनों का। समझे ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है करेंटली, हाँ 2015-16 में हुआ था एक्चुअली, ये मॉडल पुराना है तो हम कह सकते हैं कि 2015-16 में ये हुआ, भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम है वॉज विड्रॉन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार ने वो ले लिया और उसको मर्ज कर दिया किसका, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि दोनों को मर्ज करके बोला कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कार्ड एंजॉय कर रहा था वो अब PIO वाला भी पर्सन एंजॉय करेगा, उस चीज़ को वो कार्ड रखेगा। तो नाउ ऑल द PIO कार्ड आर ट्रीटेड, जितने भी PIO कार्ड है वो भी OCI कार्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अब मैं थोड़ी देर में OCI कार्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो PIO कार्ड होल्डर्स विल गेट ए स्पेशल स्टैम्प ऑन देयर एग्जिस्टिंग PIO कार्ड स्टेटिंग लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी एंड रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, दस मेकिंग देम इक्वल टू द एग्जिस्टिंग OCI कार्ड। देखो यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा। देखो बच्चे लोग, पहले क्या था कि यदि तुमको PIO कार्ड मिलता, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड मिलता, तो उसमें क्या था कि तुम यहाँ 15 साल तक ही रह सकते थे। यदि 15 साल से और तुमको अधिक रहना होता तो तुमको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, पहले ये था। मगर जिसके पास OCI कार्ड है वो इंडिया में कितना दिन तक भी रह सकता है और उसको बार बार जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करना, वो कितना दिन तक भी रह सकता है, यानी कि OCI ज़्यादा इंजॉय कर रहा था फ्रीडम को। अब PI वाला लोग कन्फ्यूज कि PI कार्ड के साथ ऐसा क्या है कि 15 साल के बाद फिर से अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर एक्सटेंशन करना पड़ेगा, हो सकता है अथॉरिटी उसको एक्सटेंड नहीं भी करे। तो इसलिए अब देखो, इसलिए अब जो PI कार्ड होल्डर है वो भी वही पावर को एंजॉय करेगा, वही फ्रीडम को एंजॉय करेगा जो OCI कार्ड होल्डर करते थे। तो OCI कार्ड होल्डर क्या करते थे, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी था जी, एंड रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं कि बार बार वो करे, मगर पहले PIO के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। समझ गए ना, अभी थोड़ा देर में और ज़्यादा समझोगे। देखो तो ये जो PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम और जो OCI वाला जो कार्ड स्कीम है, दोनों को मर्ज कर दिया गया इसलिए ताकि सिंगल अम्ब्रेला के साथ चल सके, एक ही रूल्स क्या हो, एकदम सिंप्लीफाई हो सके। इससे देखो कितना बढ़िया होगा ये लोग को। अब वीज़ा फ्री ट्रैवल, बस एक कार्ड है, इंडिया में कोई वीज़ा नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि इंडियन ओरिजिन है वो। तो वीज़ा फ्री ट्रैवल हुआ कि नहीं हुआ, अब कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है कि 15 साल बाद फिर से हमको करना पड़े, क्योंकि PI कार्ड होल्डर को पहले 15 साल के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, फिर हायर अथॉरिटी को बोलना पड़ता था। अब वो कितना वीज़ा फ्री ट्रैवल है, इंडिया में कितना दिन तक भी रह सकता है, बिजनेस एक्टिविटी कर सकता है, एजुकेशन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाबू ये इंडियन सिटीजन है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आके वोट देगा वो, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता है वो, नहीं खरीद सकता है वो। देखो दिस इज एम्ड एट सिंप्लीफाइंग, ये इसलिए किया गया ताकि वीज़ा को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। इंडियन ओरिजिन है तो भाई इंडिया में आओ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक्सेप्शन तो जान ही रहो, क्योंकि वो यदि तुम दे दोगे तो फिर इंडियन सिटीजन हो जाएगा। ये इंडियन सिटीजन थोड़ी है, ये सिटीजनशिप दूसरे का है, ये कनाडा का सिटीजन है, मगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो है। समझ रहे हो ना, उसके लिए दिया गया, यानी कि बीच का सोल्यूशन है। उन लोग का मांग था कि हमको भी इंडियन सिटीजनशिप दो, भारत सरकार का नहीं देंगे, हम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए तुमको छोड़ना पड़ेगा। अब उसका भी इच्छा, भारत सरकार का भी इच्छा कि उसको लाए किसी तरह, तो बीच में इस तरह का प्रोग्राम आज चला। द मर्जर ऑफ टू कार्ड्स कुड मेक PIO कार्ड होल्डर्स एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स ऑलरेडी एंजॉयड बाय द OCI कार्ड होल्डर। समझ गए ना, वही चीज़ लिखा गया। तो मर्जिंग ऑफ टू कार्ड्स विल आल्सो फैसिलिटेट ट्रैवल ऑफ इंडियंस स्टेइंग अब्रॉड एंड देयर पार्टिसिपेशन, यानी कि वो बाहर आराम से जा सकता है इंडियंस कभी भी, और आराम से भारत में आ सकता है और बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटी, एजुकेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वहाँ से कभी बाहर जा सकता है। हाँ, तो क्या कंडीशन क्या है, हाँ, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर ऑल्सो कॉल्ड ओवरसीज इंडियन, जो सही बात है ना, इंडियन ओरिजिन है, बाहर ही तो रह रहे हैं वो लोग, तो वो ओवरसीज इंडियंस भी कहलाते हैं। दे आर इंडिविजुअल्स हु आर इंडियंस एट बर्थ और डिसेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन हु लिव आउटसाइड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में ही जन्म हुआ जी इसका, सही बात है ना, ये वही सेम चीज़ कर रहे हैं, भारत में ही जन्म हुआ बट वो, या फिर डिसेंट भारत के ही थे बट वो अभी बाहर रह रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया से बाहर रह रहे हैं। तो देखो सेम वही चीज़ कि ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स का मतलब क्या है कि इस कंट्री से नहीं होना चाहिए, जो हम तुम लोग को बता चुके हैं।
हाँ, वो उसका पासपोर्ट तुम्हारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, श्रीलंका, ईरान और नेपाल के साथ नहीं होना चाहिए। यदि दूसरे कंट्री का पासपोर्ट है तो वो मिल सकता है, तुम्हारा PIO कार्ड होल्डर। दूसरा देखो, अब यहाँ पे देखो, हु एट एनी टाइम हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट हो। पर्सन भी मेक्स ए मीन्स ए फॉरेन सिटीजन हु, हाँ समझे, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वेर बॉर्न एंड परमानेंटली रिसाइडेड इन इंडिया। यानी कि वही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अनडिवाइडेड इंडिया, याद है ना। यदि अनडिवाइडेड इंडिया में यदि पैदा लिया हो उसका ग्रैंड पेरेंट्स सब, तो उसको भी मिल सकता है। देखो ये भी बढ़ा दिया ना, बड़ा कर दिया ना इसको, समझे ना। एंड अदर टेट डेट बिकम पार्ट ऑफ देयर आफ्टर नाइदर वाज, सेम चीज़ वही बोला गया है। एंड इट इज़ अ स्पाउस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि स्पाउस भी हो सकता है कि वाइफ यहाँ पे हो तो हस्बैंड यहाँ के हो सकते हैं, हस्बैंड यूएस के हो सकते हैं, या फिर हस्बैंड मान लो कि इंडिया के हैं तो वाइफ वहाँ के हो सकते हैं, स्पाउस कहते हैं उसको। ठीक है, समझ गए ना। तो ये सभी टाइप के लोग सब हो सकते हैं। तो ये सब वही जो पढ़े उसी चीज़ को रिपीट किए यहाँ पे। और भी कुछ पॉइंट था कि पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो सब तुम्हारा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। ठीक है, और जो इंडियन पासपोर्ट भी रखेंगे, इंडियन पासपोर्ट रखने वाले भी लोग PIO होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, वो नहीं बोला मैंने यहाँ पे देखो। अब समझते हो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है, OCI क्या है। वही बात है, सेम चीज कि बार बार उधर से मांग उठ रहा है, समझे ना, कि हमको डुअल सिटीजनशिप दो। डायस्पोरा को नॉर्थ अमेरिका से हो रहा था, बार बार मांग उठ रहा था। तो सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, इन लोगों का भी एक्सपेक्टेशन पूरा करना है, इन लोगों का भी एस्पिरेशन, इच्छा और आकांक्षा पूरा करना है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि अमेंडमेंट किया है सिटीजनशिप एक्ट में, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है अमेंड करके, समझे ना। अगस्त 2005 में अमेंड किया वही सिटीजनशिप एक्ट को। और द स्कीम वॉज लॉन्च, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? जिस दिन गांधी जी इंडिया में आए थे तो उस दिन मनाया जाता है, समझे ना। देखो ये 2006 में मना रहे थे, तो उसी समय घोषित हुआ कि ठीक है, OCI के लिए भी, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसके लिए भी बहुत सारा प्रावधान है। ये बोले थे ना OCI कार्ड होल्डर, उसी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। इसमें क्या है बच्चे लोग, तो क्या लिखा गया है कि स्कीम प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन एस, यानी कि कोई आदमी जो इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही कहेंगे इसको, जो बाहर हमारे हैं, वो कैसे हो सकते हैं, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग कैसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हु वेर सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 और देयर आफ्टर, यानी कि 26 जनवरी या उसके बाद रहे हैं, हमारे इंडियन सिटीजन रहे हैं, और वे एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 एक्सेप्ट, यानी कि एलिजिबल थे, नहीं भी रहे मगर एलिजिबल थे। एलिजिबल मतलब क्या, वही बाय डिसेंट बाय बर्थ से एलिजिबल थे, मगर जिसके पास जो सिटीजन पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ऐसा कंट्री के साथ नहीं होना चाहिए जिसके बारे में भारत सरकार ने लिख रखा है। तो भारत सरकार का ये जो ऑफिशियल गैजेट होगा उसमें होगा ना कि ईरान हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, जो लिस्ट है उसमें वो नहीं होना चाहिए, वहाँ का वो सिटीजन नहीं होना चाहिए। यदि मान लो कि नेपाल का कोई सिटीजन है अभी, मैं उसका ओरिजिन इंडिया है, इंडियन है, और वो कहता है कि हमको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बनना है, तो उसको नहीं मिल सकता है। कारण क्या है? क्योंकि भारत का जो ऑफिशियल गैजेट का जो लिस्ट है उसमें नेपाल लिखा गया है। ठीक है, और भी कंट्री हो सकता है सरकार आने वाले समय में इस लिस्ट को और बढ़ा दे, वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। हो सकता है सरकार बोले कि इथोपिया में कोई इंडियंस है तो उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं मिल सकता है, तो इसलिए इथोपिया ऐड कर दिया। तो सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार कितना लिस्ट बढ़ाती है, वो वही लिखा गया है। समझ में आया ना? तो मैं इस चीज़ को फिर से पढ़ता हूँ बच्चे लोग। द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ ऑल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वेर सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि जो सिटीजन भारत के रहे हैं 26 जनवरी 1950 के दिन, या फिर उसके बाद भी हो सकते, या फिर उसके बाद जो एलिजिबल रहे हैं। समझ गए? कई बार होता है ना कि नहीं है मगर एलिजिबल थे, बाय डिसेंट बाय बर्थ एलिजिबल थे, मगर उसके लिए नहीं है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर दूसरे कंट्री से आया हो या दूसरे कंट्री का नागरिक हो। और दूसरे कंट्री का मतलब क्या, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट में गैजेट नोटिफिकेशन में वो सब होगा कि ये कंट्री का नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? आगे देखो, हाँ कितना देखो कितना अच्छा लिखा गया। OCI कार्ड होल्डर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबू तुम वोटर ID है तुम्हारा, वो समझे, डुअल सिटीजनशिप नहीं है वो, उसको गलत तरीके से नहीं लिया जाए, उसको मिसकंस्टिट्यूट नहीं किया जाए। डुअल सिटीजनशिप नहीं है जी, उसको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या उसको राइट टू वोट मिलेगा? नहीं मिल सकता। ऑल्सो द रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया शैल नॉट बी टाइटल टू द राइट्स, यानी कि जो आर्टिकल 16 में जो दिया गया राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो नहीं मिलेगा उसको IAS का एग्जाम करने नहीं मिलेगा, बात जान लेना। राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं, बिहार का BPSC एग्जाम देने को नहीं मिलेगा उसको, समझे ना।
वही चीज़ लिखा गया। और 2015 में थैंक्स टू मोदी जी ने क्या किया, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो कार्ड था और जो ओवरसीज सिटीजन, दोनों को मर्ज कर दिया, समझे, दोनों को मर्ज कर दिया। तो जो रूल्स ओसीआई का जो रूल्स था, जो ओसीआई का जो रूल्स पढ़ने वाले हो, ये सेम रूल्स किसके लिए अप्लाई होगा, पीआईओ कार्ड होल्डर के लिए भी होगा। मर्जर क्यों किया गया तो जानते हो, सिंपल बात है। अच्छा, पीआई कार्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2002 में हुआ था, फिर उसके बाद 2005 में ओसीआई कार्ड हुआ है। डेट एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। और दोनों स्कीम पैरेलल चल रहे थे, ठीक है। और ज़्यादा ओसीआई कार्ड होल्डर को ज़्यादा फायदा था, क्यों, क्योंकि उसका क्या था कि तुमको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, और तुमको केवल 15 साल तक रहने का बात नहीं है, जो कि पीआई के साथ था। तुम आ गया भारत में, जितना रहना है रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना। ये लाभ था ना जी ओसीआई के अंदर, तो इसलिए, और ओसीआई ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, तो इसलिए अननेसेसरी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया। तो कीपिंग इन व्यू सम प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द एप्लीकेंट्स एंड टू प्रोवाइड द एनहांस्ड फैसिलिटी टू देम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट वन सिंगल स्कीम आफ्टर मर्जिंग पीआईओ एंड ओसीआई स्कीम। समझ गया ना, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों को साथ कर दिया। हाँ, यहाँ पे देखो, तो ओसीआई कंटेन्स पॉजिटिव एटीट्यूड्स ऑफ बोथ, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड्स है बोथ का। मतलब क्या है कि मतलब भारत सरकार भी बहुत अच्छा बर्ताव कर रही है और वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। दे आर जस्ट ट्रीटेड एज ए इंडियन सिटीजन, उसको भी बहुत अच्छा ट्रीट किया जा रहा है। बट एक्सेप्शन तो होगा, एक्सेप्शन होगा ना जी, कि पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, आर्टिकल 16 का राइट्स वो नहीं उठा सकता है, राइट टू वोट नहीं दे सकता, आर्टिकल 336 क्या है 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू वोट नहीं होगा उसको, ना ही जमीन खरीद सकता है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता। देखो, तो OCI contains positive attributes of both for achieving this objective. Citizenship Amendment Act 2050 was introduced. देखो, मोदी गवर्नमेंट को भी ये करना पड़ा दोनों को मर्ज करने के लिए, समझे ना। तो पीआई स्कीम वाज, देखो ये यहाँ से, एंड इट वाज नोटिफाइड एट ऑल एग्जिट, यानी कि पीआई कार्ड होल्डर अब क्या होगा, उसको भी OCI कार्ड होल्डर ही होगा। ये दोनों मर्ज कर दिया गया 2015 में, वही बार बार वही चीज़ बताया जा रहा है। अब देखो, अब PIO OCI दोनों साथ आए ना, तो उसके लिए सरकार ने एक सिंपल टर्मिनोलॉजी दिया, सिंगल ट्रेड, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये लोग क्या कहलाएंगे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर वर्ड डाल दिया गया, उसमें जोड़ दिया गया। पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता था ना, अब दोनों को मर्ज करके इन लोग क्या कहा जाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कहा जाएगा। समझे। बेनिफिट्स क्या है, देखो बेनिफिट्स वही जो OCI को बेनिफिट्स मिल रहा था, अब OCI प्लस PIO को मिलेगा। सही बात है ना, मल्टीपल एंट्री, कभी भी आ सकते हो, एक साल में 50 बार आ सकते हो, लाइफ लॉन्ग वीजा, कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है, समझे ना। कभी भी तुम विजिट कर सकते हो भारत में, कितना भी लेंथ के लिए कर सकते हो, कितना भी पर्पज़ के लिए कर सकते हो, है ना। तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कितना दिन भी तुम रह सकते हो। यहाँ पे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे NRI कर रहा है। बट प्लांटेशन प्रॉपर्टी को तुम एक्वायर नहीं कर सकते हो, ना ही तुम एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को तुम एक्वायर कर सकते हो, यानी कि लैंड नहीं ले सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ। अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स PI, द OCI कैन अटेंड इंडियन सिटीजनशिप एंड देन लिव इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year इंक्लूडिंग शॉर्ट ब्रेक्स इफ दे रिमेन एन OCI फॉर 5 years। अभी क्या बोला, देखो, अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का तो तब का लगा ही लगा कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इसलिए आप OCI कार्ड होल्डर हो भी हो, ये तो मेरा है। अब PI को उससे नहीं समझना है, क्योंकि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही OCI है, बात समझो। मगर बहुत सारे जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का स्कीम भी लेके चल रहे थे, कार्ड भी लेके चल रहे थे, उसमें OCI भी तो थे। तो इसमें क्या कि अब PIO केवल नहीं है, OCI क्या है, इंडियन सिटीजनशिप भी ले सकता है, वही जो क्राइटेरिया जो बोले हैं तुम लोग को। एंड देन लिव इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year इंक्लूडिंग शॉर्ट ब्रेक्स, 1 साल तक रह सकते हैं, समझे ना। एंड इफ दे रिमेन एन OCI फॉर 5 years, यदि 5 years तक के लिए OCI है और 1 साल यहाँ पर रहेंगे तो ही विल गेट इंडियन सिटीजनशिप, ऐसा कुछ। तो एन OCI कार्ड होल्डर कैन ओपन स्पेस, देखो अब जैसे NRI लोग अपना अकाउंट खोलते हैं ना, तो उस तरह वो भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। दे कैन ऑल्सो बाय नॉन फार्म, हाँ फार्म प्रॉपर्टी नहीं, नॉन फार्म प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ओनरशिप राइट्स वहाँ दे सकते हैं। नॉन फार्म यानी कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ हो सकता है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। एंड दे अप्लाई फॉर ए ड्राइवर लाइसेंस एंड पैन कार्ड। देखो मिला ना, पैन कार्ड बनवा सकता है, ड्राइवर लाइसेंस ले सकता है, तो ये सोचने वाली बात है। चौथा पॉइंट फिर से मैं पढ़ता हूँ, देखो, अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ PIO, तो OCI कैन अटेन इंडियन सिटीजनशिप
एंड देन लिव इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर इंक्लूडिंग शॉर्ट ब्रेक्स। 1 साल तक रह सकता हो इंडियन सिटीजनशिप बन के। इफ दे रिमेन, यानी कि OCI के रूप में 5 साल रहा है। अभी बताया जस्ट अभी तुम लोग को कि अभी जस्ट शुरू में इनकम टैक्स का जो क्लॉज था उसमें था ना कि 5 साल में, समझे ना, यदि 5 ईयर्स वो रहा है तो ऑटोमेटिकली ही विल गेट सिटीजनशिप। आराम, इफ दे रिमेन एन OCI फॉर 5 ईयर्स तो आराम से उसको मिल जाएगा सिटीजनशिप। बिल्कुल वही सेम चीज़ रिपीट होगा यहाँ पे। तो क्या डिफरेंस है, पढ़ चुके हो ना डिफरेंस? बिल्कुल वही सब चीज़ वही लिखा गया है। देखो नीचे देखो, सब चीज़ एग्जैक्टली वही है। पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या था तुम्हारा, वो 15 साल तक के लिए रहता था, ठीक है, उसको बार बार वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, ठीक है। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सब दोनों एक समान हो गए हैं, ठीक है। लास्ट का भी देखो वही है। ड्रॉबैक्स, PI कार्ड होल्डर का ड्रॉबैक्स क्या है या OCI कार्ड होल्डर का ड्रॉबैक्स क्या है? तो देखो वो गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जा सकता है, वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता है, वो फार्म लैंड नहीं खरीद सकता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, एंड सो ऑन। सेम चीज़ को अलग तरीके से लिखा गया है डिफरेंस करके, चीज़ सब सेम है, समझे ना? हाँ अच्छा, मैं कुछ बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। देखो हाँ, इसी में देखो ड्रॉबैक्स ऑफ PI कार्ड, इट डज नॉट प्रोवाइड वोटिंग राइट्स टू द होल्डर। सही बात है ना, वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। PI डू नॉट इंजॉय एम्प्लॉयमेंट राइट्स, यानी कि आर्टिकल 16 का सुख नहीं मिलेगा उसको। और नॉट दे होल्ड एनी काउंसिल ऑफिस, कोई काउंसिल पोस्ट भी नहीं मिलेगा। सेकंड देखो, ये नंबर 2 थोड़ा अलग है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को। प्रायर परमिशन इज नीडेड टू अंडरटेक माउंटेनिंग एक्सपीडिशन। यदि मान लो कि उसको कंचनजंगा चढ़ना है, इस तरह का माउंटेन चढ़ना है, तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा। या फिर कोई प्रोटेक्टेड एरियाज में, नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, कोई रिसर्च करना चाहता है, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता था पहले। इसमें देखो ये ड्रॉबैक्स, PI कार्ड का ड्रॉबैक्स। और OCI कार्ड का ड्रॉबैक्स क्या है? कोई वोट नहीं दे सकता है, आर्टिकल 16 एंजॉय नहीं कर सकता है, फार्म लैंड नहीं खरीद सकता, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। यानी कि OCI कार्ड होल्डर माउंटेनिंग कर सकता है, इसका मतलब, और कोई रिसर्च कर सकता है प्रोटेक्टेड एरियाज में, यही हुआ इसका मतलब। एंड देखो तो कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, तो क्या मिला? देखो, एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शैल बी इंटाइटल टू सच राइट्स, है ना, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी उसको बेनिफिट्स दे दे, वो सब बेनिफिट इंजॉय कर सकता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। कार्ड होल्डर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि PI प्लस OCI दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट बहुत काम आएगा तुम लोग को MCQ के लिए। जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर सेल नॉट बी टाइटल टू द, उसको ये सब राइट्स नहीं मिलने वाला है जो हम बताने जा रहे हैं तुम लोग को। उसको वही आर्टिकल 16 का सुख नहीं मिलेगा, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नंबर 1, ना ही वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में नहीं जा सकता है, उसी तरह ना ही वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बन सकता है, समझे, और ना ही वो तुम्हारा उसका वोटर ID बन सकता है, इलेक्टोरल रोल्स में उसका नाम नहीं आ सकता है, उसको राइट टू वोट का अधिकार नहीं है, समझ गए ना। ना ही देखो वो मेंबर बन सकता है हाउस ऑफ MP, ना ही वो MP बन सकता है, यानी कि ना ही लोकसभा का मेंबर बन सकता है, ना ही राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, ना ही विधानसभा का मेंबर बन सकता है वो, समझे, और ना ही वो चुन सकता है, मतलब ना ही वोट दे सकता है। वही चीज़ है, देखो, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ, यानी कि राज्यसभा लोकसभा का बात किया गया है सिंपली। उसी तरह 6 में विधानसभा और विधान परिषद का बात किया गया है। और पब्लिक ऑफिस में भी नहीं आ सकता है, पोस्ट में भी नहीं आ सकता है जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्ट, जैसे UPSC एग्जाम नहीं दे सकता है, BPSC MPPCI एग्जाम नहीं दे सकता है, समझ गए ना। हाँ, कंप्लीट कर दी है टोटल सिटीजनशिप, समझे। एक लास्ट क्वेश्चन है जो रिसेंट टाइम में UPSC ने पूछा था, तो देखो बच्चे लोग, अब तुम लोग को बनाना है, जो क्लास में प्रेजेंट हो और जो यूट्यूब पर देख रहे हो तुम भी बनाना। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। करेक्ट स्टेटमेंट है, एक डोमिसाइल है। डोमिसाइल मतलब क्या है कि रेसिडेंस, डॉक्यूमेंट्स जो प्रूव करता है कि हम यहाँ के रेसिडेंट्स हैं और हम फ्री विल से वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो एक ही सिटीजनशिप है और एक डोमिसाइल। करेक्ट स्टेटमेंट है ना जी। ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, ये गलत स्टेटमेंट है। बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन भी कोई हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है, बस केवल इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए उसके अंदर। और इंडियन सिटीजनशिप बहुत तरीके से मिल सकता है। तो नंबर 2 गलत हो गया ना बच्चे लोग, तो नंबर 2 गलत हो गया, तो B और D तो ऐसे ही कट गया और 1 तो सही है, तो 3 भी पढ़ लो। ए फॉरेनर वाज ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कैसे डिप्राइव होता है। मान लो कि नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से कोई बाहर के लोग को
यदि नागरिकता मिलता है, अब 5 साल के अंदर यदि कोई ऐसा क्राइम कर दे जिसकी वजह से 2 साल उसको कारावास जाना पड़े, जेल जाना पड़े, तो उस केस में भारत सरकार उसका जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर सकती है। सही बात है ना? तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया ना, तो आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल, 1 ओनली, दैट्स इट, कंप्लीटेड। तो सिटीजनशिप चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।